जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों साइंस का क्वेश्चन बैंक, जो कि आप देख सकते हैं 2023 का फर्स्ट पाली का है, मतलब एनुअल का है मेरे प्यारे बच्चों। और ये द्वितीय पाली का है। क्या है? सेकेंड पाली का। आप अगर पुस्तिका कोड देखना चाहते हैं तो ये वी है और ये साइंस का है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का प्रश्न इसलिए हम लेकर के आए हैं ताकि आप लोग मन से पढ़िए, क्योंकि बिहार बोर्ड में लगभग 50% ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहते हैं जो क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। और मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे कैसे प्रश्न क्वेश्चन बैंक में आते हैं, यानी कि कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आप वही हिसाब से मात्र 2.5 महीने की तैयारी में आप लोग बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो को लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ से पढ़ सकें। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको मात्र 40 बनाना है। कितने बनाना है? 40। ऐसा लिखा रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, किन्हीं 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। ठीक है, OMR शीट आपको जो दिया जाएगा उस पर चिन्हित करना है। किस तरह से चिन्हित करना है, हम यहाँ से आपको एक को बता देंगे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो दोस्तों, जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है साथियों, वो होता है DDT। क्या साथी? DDT दोस्तों। तो ये DDT जो है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। तो देखिए, ऐसे केवल आपको कलर कर लेना है, ऑप्शन बी। तो OMR को आपको कलर कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आप जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। नेक्स्ट देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो रंध्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, पत्ती देखिए, पत्ती इस तरीके से होता है ना, और इसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, उसी को हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र की सहायता से गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आप लोग बी देख सकते हैं। आपको बी को कलर कर लेना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों 100% राइट आंसर दिया जाएगा और निचोड़ भी बताया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वायुमंडल में, वो होता है 0.03%। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 0.03। तो आपको बी दिख रहा है, बी को आपको टिक आउट कर लेना है, यानी कि रंग लेना है OMR पे। और यहीं से रहेगा साथियों कि बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 21% होता है। और नाइट्रोजन का पूछा जाए, नाइट्रोजन, तो वो होता है 78%। ठीक है, ये सारे आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो दोस्तों, पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, देखिए, टैनिन होता है, गोंद होता है, रेजिन होता है, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। पौधे में से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों, वो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो कहलाती है डिमोडायलिसिस। क्या कहलाती है दोस्तों? डिमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर आपको
डी दिख रहा होगा, ऑप्शन डी को आपको टिक आउट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन का जो उदाहरण है ना दोस्तों, वो है जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि जो है वो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो बच्चों पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल, फ्रूट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लैंगिक जनक संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है दोस्तों, वो होता है एड्स। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। क्षारीय दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन से पीएच मान वाला विलयन जो होगा वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए, जिसका मात्रा मतलब पीएच मान जो है ना दोस्तों, जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय यानी 7 से कम जितना होगा वो सभी अम्लीय होंगे। अगर 7 से जितना भी अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए ये क्या है, ये 5 आ गया 7 से कम, तो ये तो हमारा अम्लीय हो गया हो। और क्षारीय पूछा जा रहा है तो 10 देखिए, 10 ये क्षारीय है, 11 क्षारीय है, 8 है क्षारीय। लेकिन सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा। तो पीएच मान अधिक किसका है? ये है पीएच 11, तो ये सबसे अधिक क्षारीय होगा। ऑप्शन सी। अगर अम्लीय की बात किया जाए कि किसका अम्लीय सबसे अधिक होगा, तो जितना कम रहेगा ना अम्लीय पीएच मान, उतना ही अधिक अम्लीय होता है। और अगर उदासीन पूछा जाए तो 7। नेक्स्ट देखिए, चूना जल का दोस्तों रासायनिक नाम है। चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है। तो सोडा एस का सूत्र होता है दोस्तों, देखिए Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो दोस्तों ग्लोबल लवण का जो सूत्र होता है वो होता है साथियों हमारा Na2SO4। क्या होता है? Na2SO4 इंटू 10H2O। आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन देखिए, Na2SO4 ये 5H2O है, ये 2H2O है, ये 7H2O। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, Na2SO4 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर, एक बार अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो दोस्तों संश्लेषित सूचक जो है हमारा वो होता है मेरे प्यारे बच्चों मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है दोस्तों वो हमारा संश्लेषित सूचक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है साथियों? तो वो देखिए कोयला जो है ना वो बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयला कार्बन ही है, एक प्रकार का कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न आ गया। थोड़ा सा इसे भी जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये भी हमारा देखिए दोस्तों 2023 का ही है हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन जो होता है ना दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक, क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का योग होता है ये, और उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल में दोस्तों वैद्युत अपघटन में जो कैथोड है ना, कैथोड दोस्तों, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का संकेत पूछा जाए तो एक, इसकी परमाणु संख्या पूछे तो 1, क्योंकि परमाणु संख्या और संकेत से बहुत प्रश्न आते हैं, यानी एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। जैसे देखिए, आप लोग सोडियम का याद रखिए, परमाणु संख्या 11, पोटेशियम का याद रखिएगा 19, कैल्शियम का याद रखिएगा 20, और नाइट्रोजन का याद रखिएगा 7, एल्युमिनियम का 13। ये देखिए, ये जो हम 5 बताए ना, इसमें से आपको 2 मार्क्स पक्का आ जाएंगे। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नॉट जीरो। आपतन कोण और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, ठीक है, अगर I बराबर नॉट जीरो तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होता है? I बराबर R हो जाता है। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो दोस्तों, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक दर्पण हो गया, ठीक है। और चिन्ह परिपाटी में जो सभी दूरियां हैं ना, सभी दूरियां यहाँ से मापी जाती है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऐसे मापी जाती है। इसलिए सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से दोस्तों सोलर सेल जो है वो बनाया जाता है? तो बच्चों, सिलिकॉन से सोलर सेल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिलिकॉन SI, जिसका परमाणु संख्या देखा जाए दोस्तों तो 14 होता है। नेक्स्ट देखिए, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। तो लघु पथन के समय मेरे प्यारे बच्चों, परिपथ का जो प्रतिरोध होता है ना वो बहुत कम होता है। ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, बहुत कम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। तो दोस्तों, प्रवाहित जो विद्युत धारा होगा, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 5/11 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है दोस्तों, देखिए ऐसा एक बल्ब है, ऐसा होता है बल्ब, ऐसा, ठीक है। और इसमें एक 3 निकले हुए होते हैं, एक ऐसे से, जो ये हमारा फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट जो है दोस्तों वो क्या चीज़ का बना होता है? तो साथियों, फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टंगस्टन। यहीं से आ जाएगा, हीटर में कौन से तार का प्रयोग किया जाता है? हीटर में दोस्तों, हीटर, तो दोस्तों हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। नेक्स्ट है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, न्यूनतम यानी कम। तो दोस्तों, प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो है वो होता है 100 nm। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण दोस्तों चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट, ऑक्सीजन में
परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? तो दोस्तों ऑक्सीजन में परिवहन के लिए जिम्मेदार जो रक्त का घटक है साथियों, वो है आरबीसी। क्या है? आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन में परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। तो प्रकाश की ओर जो मेरे प्यारे बच्चों प्ररोह की गति है वो होता है प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो बच्चों कौन से बीमारी के बचने के लिए आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसे प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है? तो दोस्तों घेघा रोग में आयोडीन की कमी से, अगर क्वेश्चन ऐसे तो पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? घेंघा रोग। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इस प्रश्न पर भी आई के पावर एन दे देना, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है? तो साथियों मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होता है 12 जोड़ी। आप लोग देख सकते हैं 12 जोड़ी यानी 24 गो लिख दिए। देखिए 24 होता है यानी कि 12 जोड़ी होता है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होता है तो 24 भी रहेगा। जोड़ी अगर नहीं रहे, कहीं पे जोड़ी नहीं रहे तो आपको 24 में लगा देना है, लेकिन जोड़ी है तो 12 जोड़ी, क्योंकि 12 जोड़ी यानी दुगना, 12 दूनी 24। सॉरी थोड़ा सा ऐसे आ गया। हाँ अब देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचाने का केंद्र है? तो मस्तिष्क का मेरे प्यारे बच्चों पश्च मस्तिष्क जो भाग है वो गंध को पहचाने का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? तो बच्चों प्रथम मासिक का प्रकट होना मासिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कार्यक प्रवर्धन की एक विधि है? तो दोस्तों कुछ क्या है? कलम लगाना, दाब कलम, कमल बंधन। ये सभी जो है बाबू, इनमें से सभी जो है वो कृत्रिम कार्यक प्रवर्धन की एक विधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? सुचालक। क्या दोस्तों सुचालक पूछा जा रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है? तो क्लोरीन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सुचालक नहीं कुचालक है, तो ये नहीं होगा। फास्फोरस कुचालक है, सल्फर भी कुचालक है, और एक ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। तो देखिए ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये तीनों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कार्बन का अपरूप, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में मेरे प्यारे दोस्तों सोडियम जो है, सोडियम ए ने जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है, और आपका आभूषण 22 कैरेट का बना कर दिया जाता है, यानी कि 2 कैरेट जो होता है आपके लोहा, तांबा, ये सारे चीज़ों का मिश्रण रहता है। ठीक है, और शुद्ध सोना पूछा गया है तो वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्तों सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है साथियों, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जो जलीय विलयन है दोस्तों, उसमें H प्लस आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है, H प्लस आयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 40 प्रश्न कराएंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। तो दोस्तों सबसे सबल अम्ल जो होता है वो होता है HCl। क्या होता है, HCl। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सबसे सबल अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे नमक का पूछा जाए, नमक का पीएच मान दोस्तों, तो वो होता है 7 ही होता है। अगर आपको खून का पूछा जाए, खून का पीएच मान दोस्तों, तो 7.4 होता है। नींबू का पूछा जाए, नींबू दोस्तों, तो नींबू का होता है 2.4। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, आपको पीएच मान से भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या हो गया, अम्ल यानी एसिड। एसिड को ही हिंदी में अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उम्मीद करेंगे कि 40 तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। 40 प्रश्न तो था ही, आपको हमने 60 प्रश्नों कवर करवा दिए। आप यहाँ से 60 प्रश्नों की आपकी तैयारी हो गई। जो एक्स्ट्रा 20 प्रश्न बताएं मेरे प्यारे साथियों, वो समझ लीजिए कि 20 में आपको 5 प्रश्न तो कंफर्म मान लीजिए कि आएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में आते हैं, हर बार। कभी ही मिस किया होगा लेकिन हर बार आता है। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश, फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, के कितने नियम हैं। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए देखिए 1, बी देखिए 2, सी देखिए 3 और डी देखिए 4। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें।